ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने अपना पूरा मतलब प्योर सर्किट्स कंप्लीट किया था कि रेजिस्टिव सर्किट में हमारे पास दोनों वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, मतलब कोई एक दूसरे को लीड या लैग नहीं करेगा। फिर कैपेसिटिव सर्किट, हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखा था जिसमें हमने बोला था कि हमारा करंट लीड करेगा विद 90 डिग्री और हमारे पास वोल्टेज लैग करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट अपना प्योर सर्किट देखा था विच वॉज इंडक्टिव सर्किट। और इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास क्या हो रहा था, इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहा था विद 90 डिग्री और हमारे पास जो करंट है वो लैग कर रहा था। तो ये हमने पूरी ओवरऑल हमने इसका पूरा प्योर सर्किट्स का पढ़ा था। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स स्टार्ट किया था इन सीरीज़। ठीक है, पहले हमने आरसी सर्किट को देखा और हमने पूरी इनकी फेज़र डायग्राम, इनका सर्किट डायग्राम और इनके लिए इम्पिडेंस का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया। इम्पिडेंस कुछ भी नहीं है, इम्पिडेंस इज जस्ट नेट रेजिस्टेंस विच इज़ ऑफर्ड बाय द सर्किट। ठीक है, फिर हमने आरएल का सर्किट देखा, मतलब रेजिस्टर और इंडक्टर हमारे पास दोनों एक साथ आ रहे हैं किसी सर्किट में, तो हमारे पास इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इनकी फेज़र डायग्राम क्या होगी, ठीक है, और इनका सर्किट कैसा होगा। फिर हमने आज जो हमें पढ़ना है, आर एल सी को सीरीज़ में, और उसके बाद हम अपने इन कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे पैरेलल में, और लास्ट हमारा टॉपिक रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी बच जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आर एल सी को। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आर एल सी सर्किट को कर रहे हैं किस में कनेक्ट भाई, सीरीज़ में। थ्रू वॉट, थ्रू एसी ऑफ कोर्स, क्योंकि एसी तो पढ़ रहे हैं। एसी का हमारे पास क्या होता है, सिंबल अभी बना के देख लेते हैं। थ्रू एसी मतलब ऐसा, ये हमारे पास एसी के लिए डिनोट करता है। भाई अब मुझे ऐसा, पहले तो इसकी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। अब इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी, ऑफ कोर्स मुझे वो एक सर्किट बनाना है जिसको सीरीज़ में मैं कनेक्ट करूँगी, उसका रेजिस्टर, उसका कैपेसिटर और उसका इंडक्टर सीरीज़ में। तो ये मेरे पास आ गया इसका कैपेसिटर, थोड़ा आगे चले आ गया इसका लोड मतलब रेजिस्टर, थोड़ा आगे चले आ गया इसका इंडक्टर, और ये हमारे पास पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैपेसिटर है। देखो तीनों को हमने साथ में एक सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है अब। ठीक है, तो आरएलसी सर्किट हम पढ़ रहे हैं अब। दिस इज़ इंडक्टर, दिस इज़ एसी जिसको हमने वोल्टेज बोला है। ठीक है, आर से क्या होगा, आर से हमारी हीट डिसिपेट होगी। अब ये मेरे पास सर्किट डायग्राम आ गई ऑफ आरएलसी सर्किट इन द सीरीज़। ऑफ कोर्स सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, और हमें पता है सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम होती है, करंट आई सेम मतलब करंट सेम, एंड वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, वी डिफरेंट होते हैं हमारे पास, तो ये भी हमें पता है। ठीक है, अब पहले तो हम इनकी अलग अलग से फेज़र डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम इसको कंबाइंड फेज़र डायग्राम बनाएंगे आरएलसी की। तो मुझे पता हो रेजिस्टेटिव सर्किट में फेज़र डायग्राम कैसी बनती है, दोनों इन फेज़ होते हैं, तो मतलब ये आ गया हमारे पास आई का वेक्टर जिसको हम आई आर बोल देते हैं, और ये मेरे पास आ गया वी आर। तो कोई एक दूसरे को लीड नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे को लैग नहीं कर रहा। अब भाई कैपेसिटिव का हमारे पास फेज़र डायग्राम कौन सा होता है, देखो पिछली वाली बातें अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, आप लोग लास्ट वाली वीडियो देख के आओ और फिर ये वीडियो पढ़ोगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। तो कैपेसिटिव सर्किट में हमारे पास करंट लीड कर रही होती है विथ 90 डिग्री, तो ये हमारे पास आई सी है जिसको हमने करंट ऑफ कैपेसिटर बोला है, और हमारे पास वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर लैग कर रहा था। ठीक है, करंट हमारे पास 90 डिग्री से लीड कर रही थी। फिर भाई ये हमारा कैपेसिटिव में हो गया। अब हमारा इंडक्टिव सर्किट में क्या था, हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहा था वोल्टेज ऑफ एल, जिसका मतलब है इंडक्टिव वोल्टेज, और इंडक्टिव करंट हमारे पास लैग कर रही थी ऑफ कोर्स, और यहाँ पर ये आ गया 90 डिग्री से लीड कर रहा था वोल्टेज हमारे पास। ये हमने तीनों की अलग अलग से प्योर सर्किट्स की फेज़र डायग्राम्स बना ली। अब मुझे इन तीनों डायग्राम्स को साथ में कंबाइन करके आरएलसी सर्किट की फेज़र डायग्राम बनानी है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे लेती हूँ फेज़र डायग्राम ऑफ आरएलसी। फेज़र डायग्राम ऑफ व्हाट, वही ऑफ आरएलसी। आरएलसी की हम फेज़र डायग्राम देख लेते हैं। देखो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये सीरीज़ है तो मुझे अपनी करंट सेम रखनी है, आई मस्ट बी सेम, मतलब करंट को सेम वेक्टर पर रखना है, क्योंकि ये हमारे पास सीरीज़ है। तो सीरीज़ है तो करंट को सेम हमारे पास उस पर रखना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हमारे पास अगर पहले रेजिस्टर का केस पढ़ा लूँ तो ये मेरे पास आई आर है,
ठीक है, मतलब करंट सेम है, ठीक है। और फिर इस वाले डायग्राम का हमारे पास जब हम करंट को सेम रखेंगे तो ये हमारे पास वोल्टेज इसका नीचे चला जाएगा, मतलब ये हमारे पास IC आ गया और इसका वोल्टेज मतलब VC हमारे पास नीचे आ गया है, VC, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ VC, ठीक है। उसके बाद ये वाला अगर हम बनाएं तो मेरे पास ये कैसे हो जाएगा, तो हमें पता है अब इंडक्टिव में हमारे पास दोबारा IC तो चलो यहाँ पर ही बना हुआ है, तो हम इसको IL लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास इंडक्टिव करंट है। और भाई इसका वोल्टेज क्या है, इसका वोल्टेज लीड कर रहा है मतलब ऊपर है, तो ये हम इसका VL बना लेते हैं। अब ये मेरे पास आ गई फेज़र डायग्राम। अब मुझे भाई इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगी इसका रिजल्टेंट वेक्टर। देखो इस वाली वेक्टर को मैं यहाँ पर लेके आ सकती हूँ, डेफिनेटली मैं लेके आ सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वेक्टर का हमारे पास यही तो लॉ है कि फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर का टेल जुड़ेगा। फिर दोबारा इस वाले वेक्टर को भी मैं यहाँ पर लेके आ सकती हूँ, ऑफ कोर्स ला सकती हूँ, फर्स्ट वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर का हेड जुड़ेगा। अब ये हमारे पास हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, दिस इज़ हमारे पास फर्स्ट केस। फर्स्ट केस हमें क्या बोलता है कि हमारे पास जो VC है वो ग्रेटर देन किससे है, VL के ग्रेटर देन है। VC हमारे पास ज़्यादा है VL के, VC हमारे पास ज़्यादा है VL के। VC, या आप ऐसा कर लो, पहले हम ये वाला केस ले लेते हैं कि VL हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू VC। VC से VL ज़्यादा है मतलब इंडक्टिव वोल्टेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटिव वोल्टेज। तो अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है तो मैं ये वाला ही सेम यहाँ पर बनाऊँगी, तो मेरे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। और इसको अब मैं क्या बोलूँगी, VL माइनस VC बोलूँगी, जी बिल्कुल, क्योंकि वोल्टेज ऑफ इंडक्टिव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज ऑफ कैपेसिटिव, ठीक है। तो अब मुझे भाई इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। आओ, फर्स्ट वाले के टेल से टेल और लास्ट वाले के हेड से हेड, ये मेरे पास क्या आ गया, V0 आ गया। हम रिलेशन किसके बीच में बनाएंगे, V के बीच में बनाएंगे, और इसको ही हमने VR भी बोला था क्योंकि रेजिस्टर में हमारे पास करंट और वोल्टेज इन फेस होते हैं। तो भाई अब हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं ना, कैसे बनाएंगे भाई, V0 हमें फाइंड करना है, V0 फाइंड करना है। तो भाई इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, VL माइनस VC है, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास, बेस देख लेते हैं, बेस हमारे पास VR है तो VR का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड फाइंड करें। अब मुझे यहाँ से भाई इम्पिडेंस फाइंड करना है, तो इम्पिडेंस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है भाई, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, V इज़ इक्वल टू IR होता है, तो हम यहाँ से IR बोल सकते हैं और फिर यहाँ पर IL और RL आ जाएगा, ठीक है, माइनस VC, मुझे बताओ VC मतलब IC और R लिख लेंगे, ठीक है, ये मेरे पास होल स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर IR और सिर्फ R, यहाँ पे RC भी आएगा, ठीक है, सिर्फ R लिख लेंगे, और यहाँ पर इनका आ गया होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, और ये सारे अंडर रूट में बंद। मुझे इम्पिडेंस फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से ऑफ कोर्स करंट वालों को कॉमन ले सकती हूँ। करंट को जब मैं कॉमन लूँगी तो मैं ज़्यादा यहाँ पर डायरेक्ट अब इम्पिडेंस का फॉर्मूला लिखूँ, क्योंकि मैंने ये डेरिवेशन आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह करवाई है। तो इम्पिडेंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देखो RL को हम क्या बोलते हैं, XL बोलते हैं, माइनस RC को हम क्या बोलते हैं, XC बोलते हैं, इसका आ गया होल स्क्वायर, क्योंकि करंट तो कैंसिल हो गए, करंट हमारे पास सेम होती है इन द सीरीज़, प्लस R, रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सिर्फ R ही बोलते हैं, तो ये R हो गया, ये हमारे पास आ गया इम्पिडेंस का फॉर्मूला। दिस इज नेट इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय RLC सर्किट एंड सीरीज़, ठीक है। यहाँ से अब मुझे tan थीटा एंगल फाइंड करना है, tan फाई मुझे फाइंड करना है, तो tan फाई किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, ये आ गया tan इनवर्स। परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर है XL माइनस XC अपॉन हमारे पास क्या है वो बेस है हमारे पास R, तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था कॉम्बिनेशन RLC का। ये तो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था कि जब RL बड़ा है RC के। अब हम सेकंड केस पढ़ सकते हैं,
व्हाट इज़ आवर सेकंड केस? व्हाट इज़ आवर सेकंड केस? सेकंड केस पहले हमने क्या बढ़ा लिया भाई? पहले हमने बढ़ा लिया है हमारे पास VL। अब हम बढ़ा लेंगे वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। किससे बढ़ा लेंगे? वोल्टेज ऑफ इंडक्टर से। अब वो ही भाई डायग्राम बनाओ। तो अब आप कौन सी वाली लोगे? क्योंकि हमारा वोल्टेज बढ़ा होगा, हम पहले पूरी डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। RLC। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा VR। सबको इक्वल करना है, IC और IL को भी। नीचे हमारे पास क्या बनेगा? नीचे हमारे पास बनेगा VC। अब मुझे भाई VC क्या लेना है? बड़ा लेना है। तो VC के वेक्टर को थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ये मेरे पास आ गया VC। और ये मेरे पास VL छोटा है, तो VL को छोटा ले लेते हैं। ये मेरे पास आ गया VL। अब भाई क्या हमारे पास वो है कि दूसरे वेक्टर, पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर की टेल जोड़ दो। तो ये वेक्टर हम यहाँ पे लेके आ गए, विच इज़ VL। फिर इस वाले वेक्टर को भी हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं, डेफिनेटली लेके आ सकते हैं। तो ये वाला वेक्टर हमारे पास यहाँ पर आ गया, विच इज़ VC। अब भाई VC बड़ा है एज़ कम्पेयर टू VL, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमने बना लिया VL। तो ये हमारे पास टोटल क्या हो गया वेक्टर? VC माइनस VL हो गया। इसको हम बोल सकते हैं VC माइनस VL, जो कि हमारा परपेंडिकुलर आ गया। अब मुझे भाई क्या फाइंड करना है? मुझे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले वाले के टेल से टेल, दूसरे वाले लास्ट वाले के हेड से हेड। ये मेरे पास आ गया V0। अब भाई वो ही फॉर्मूला लगाओ आप लोग। क्या भाई? अब मैं पूरा ज़्यादातर नहीं लिख रही पूरा सा, मैं बस आपको इम्पिडेंस की इक्वेशन बना के दे रही हूँ। इम्पिडेंस इज इक्वल टू √1 VC है, तो VC का हमारे पास क्या होता है? रेजिस्टेंस XC होता है, माइनस VL का क्या होता है? XL होता है। सॉरी, √में 1 में क्यों लिख रही हूँ? 1 में नहीं आएगा क्योंकि ये सीरीज़ है। तो XC माइनस XL होल स्क्वायर आ गया, प्लस रेजिस्टर के रेजिस्टेटिव सर्किट के रेजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? सिर्फ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यार ये हमारे पास आ गई इम्पिडेंस की इक्वेशन ऑफर्ड बाय RLC सर्किट व्हेन योर VC इज़ ग्रेटर देन VL। तो मुझे बताएं, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम फाइनली हमारा सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम अपने पैरेलल सर्किट्स पर मूव करते हैं। ठीक है, तो हम पैरेलल में दोबारा पहले RC को देखेंगे। RC सर्किट इन पैरेलल, सर्किट इन किस में भाई? पैरेलल में, ऑफ कोर्स पैरेलल में। ठीक है, तो मुझे R और C को, मतलब रेजिस्टर और कैपेसिटर को साथ में कनेक्ट करवाना है पैरेलली। तो ये मेरे पास आ गई AC सोर्स। अब पहले मैं इसमें C मतलब कैपेसिटर कर लेती हूँ कनेक्ट। पैरेलली करना है, सीरीज़ में नहीं। और ये मेरा आ गया लोड मतलब रेजिस्टर। तो ये मेरे पास आ गया C, ये मेरे पास आ गया V, ये मेरे पास आ गया R, जहाँ से आपकी हीट डिसिपेट होती है। ये हमारे पास आ गई सर्किट डायग्राम। अब हम इनकी फेज़र डायग्राम अलग अलग से पहले बना लें। तो R की फेज़र डायग्राम क्या बनती है भाई? मुझे पता है दोनों इन फेज़ हैं, तो ये हमारे पास आ गया IR और ये मेरे पास आ गया VR। दोनों इन फेज़ मतलब कोई भी किसी को लीड या लैग नहीं करेगा। फिर हमारे पास क्या है? कैपेसिटर है। तो कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड कर रहा होता है भाई? IC लीड कर रहा होता है, मतलब करंट ऑफ द कैपेसिटर। और लैग कौन कर रहा होता है? V कर रहा होता है, मतलब वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। तो ये मैंने बना दी। अब मुझे बनानी है कंबाइंड डायग्राम ऑफ RC, कंबाइंड फेजर डायग्राम ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटिव सर्किट। तो कंबाइंड डायग्राम हम लिख लेते हैं, कंबाइंड फेजर डायग्राम ऑफ RC। फेजर, बस फेजर D लिख लेते हैं ऑफ RC। ठीक है, अब मुझे इनको कंबाइन करना है, क्योंकि मुझे पता है पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है? पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं। सीरीज़ में करंट सेम थी, वोल्टेज वेरी कर रहे थे। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं और क्या वेरी करता है भाई? करंट वेरी करता है। एंड करंट वेरीज ऑफ कोर्स, मतलब करंट इज़ डिफरेंट, करंट इज़ डिफरेंट। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इनकी फेज़र डायग्राम बनानी है, मतलब मुझे वोल्टेज को ऑन द सेम लाइन रखना है, ऑन द सेम लाइन। तो मुझे ये देखो, रेजिस्टर में जब मैं बनाऊंगी तो ये मुझे बस क्या आ गया? VR आ गया,
जिसको मैं IR भी बोल देती हूँ क्योंकि दोनों रेजिस्टर का है। और अब मुझे कैपेसिटर का बनाना है। मुझे पता है वोल्टेज लैग करता है, तो ये मेरे पास आ गया VC। और कौन लीड कर रहा होता है? करंट लीड कर रहा होता है, मतलब IC। ये मेरे पास बन गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है इसका रिजल्टेंट। तो इस वाले वेक्टर को यहाँ लेके आ जाओ, पैरेलल मूव करवा के। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है इसका नेट, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि अब वोल्टेज सेम है तो हम रिलेशन किसके बीच में बनाएंगे? करंट्स के बीच में बनाएंगे। तो हम IR लेंगे और ये हमारे पास है IC, और हमें I0 फाइंड करना है। तो भाई I0 इज़ इक्वल टू, अब वही बिल्कुल दोबारा सीरीज़ वाला सेम सब कुछ चलेगा। देखो परपेंडिकुलर है IC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? IR का स्क्वायर। खोल दूँ मैं इसको फॉर्मूले में? मुझे पता है V इज़ इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, लेकिन मुझे I फाइंड करना है, तो I इज़ इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो पुट कर लो I की जगह V अपॉन R, तो ये आ गया मेरे पास V अपॉन R इज़ इक्वल टू अंडर रूट IC, मतलब हम VC लिख सकते हैं, और RC को मैं क्या बोल सकती हूँ? RC को मैं XC बोल सकती हूँ। ठीक है, होल स्क्वायर आ गया। और फिर हमारे पास क्या है? प्लस वोल्टेज VR आ गया अपॉन R आ गया, और इनका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास बेसिक सा आ गया। अब मुझे पता है क्योंकि हमारे पास पैरेलल है तो VC VR दोनों सेम होते हैं, तो हम इसको पहले ही बाहर लेके आ जाते हैं, इज़ इक्वल टू पहले ही बाहर आ गए। अंडर रूट में क्या बच गया? अंडर रूट में बच गया XC का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये V से V कैंसिल। तो इम्पिडेंस हमारे पास क्या आई? R हमारे पास क्या आया? नेट इम्पिडेंस 1 अपॉन XL का स्क्वायर, सॉरी XC, क्योंकि RC हम पढ़ रहे हैं, प्लस 1 अपॉन R का स्क्वायर। ये हमारे पास आया नेट इम्पिडेंस। नेट इम्पिडेंस इन वॉट? नेट इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय RC सर्किट इन पैरेलल। अब मुझे इसका tan phi फाइंड करना है। तो tan phi किसके इक्वल होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो हमने ये लिख लिया। अब फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर में बोल सकती हूँ 1 अपॉन XC है, तो tan इनवर्स 1 अपॉन XC। बेस हमारे पास क्या है? 1 अपॉन R है, 1 अपॉन R। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? फाई इक्वल्स tan इनवर्स 1 अपॉन XC। जब मैं इसको उल्टा घुमा के लिखूंगी तो ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा R, तो ये मेरे पास एंगल है। ओवरऑल कौन लीड कर रहा है RC सर्किट में? भाई हमारे पास ओवरऑल RC सर्किट में करंट लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा है विथ व्हाट एंगल? करंट लीड विथ दिस एंगल, करंट लीड्स। ठीक है, ओवरऑल RC में हमारे पास करंट लीड कर रहा होता है। अब हमने देखो RC का हमने पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है? दोबारा RL को पढ़ना है, RL इन पैरेलल। तो अब हम पढ़ लेते हैं RL इन पैरेलल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट बन गया है अब तो हमारे लिए, नो? तो अब हम पढ़ रहे हैं RL सर्किट इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RL सर्किट। तो अब मुझे क्या कनेक्ट करवाना है? रेजिस्टर और इंडक्टर को कनेक्ट करवाना है इन अ सर्किट थ्रू AC, ऑफ कोर्स अल्टरनेटिंग करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये मैं अपने बना लेती हूँ AC सोर्स। ये मेरे पास आ गया AC सोर्स। अब मुझे पैरेलली कनेक्ट करवाना है R को, मतलब लोड को, और किसको? L बना रहे हैं, मतलब इंडक्टर, तो एक कॉइल बना दो। ये हमारे पास क्या है? L है। ये हमारे पास क्या है? R है। ये हमारा वोल्टेज ऑफ द AC करंट है, जहाँ से हमें पता है यहाँ से हीट एनर्जी डिसिपेट होती है। अब ये हमारे पास आ गई सर्किट डायग्राम। अब हम इंडिविजुअल इनकी प्योर सर्किट्स की पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो R में हमारे पास कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? दोनों इन फेज हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को लीड या लैग नहीं करेगी। ये हमारे पास आ गया IR, ये हमारे पास आ गया VR। ठीक है, कैपेसिटर में देख लेते हैं। कैपेसिटर नहीं, हम RL की बात कर रहे हैं, तो इंडक्टर में देखना पड़ेगा। इंडक्टर में कौन लीड कर रहा होता है? वोल्टेज लीड कर रहा होता है विद 90 डिग्री, तो ये VL है, मतलब वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर, और करंट लैग कर रहा होता है, मतलब IL। ठीक है, अब भाई मुझे इसकी कंबाइंड डायग्राम बनानी है। इसकी कंबाइंड डायग्राम तो बना सकते हैं ऑफ कोर्स। अब क्या है कंबाइंड डायग्राम?
combined diagram. Combined diagram of what? Combined diagram of RL in parallel of course. अब पैरेलल में क्योंकि मुझे पता है वोल्टेजेस मुझे सेम रखने हैं, वोल्टेज सेम होने चाहिए सिंस दिस इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भाई अब जब मैं आर के लिए बनाऊंगी तो ये वी आर और आई आर एक ही में साथ में आ जाएगा, वोल्टेज और आई आर मतलब वी आर और आई आर एक साथ आ गया। अब मुझे वी एल भी इसी में चाहिए, इसी लाइन में चाहिए, तो ये मेरे पास आ गया वी एल। जब मैं इसको उल्टा घुमाऊंगी ऑन द राइट हैंड साइड तो ये आई मेरे पास नीचे चला जाएगा, तो ये आई एल नीचे चला गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसको पहले तो हम पैरेलली शिफ्ट करवा देंगे, फर्स्ट वाले के टेल से दूसरे वाले की हेड, ये आ गई। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं? फर्स्ट वाले के टेल से टेल और लास्ट वाले के हेड से हेड, जो कि हमारा ये आई नॉट है, क्योंकि हम करंट के बीच में रिलेशन फाइंड करें, क्योंकि वोल्टेज तो सबके सेम है ना। और ये हमारे पास आई एल है और ये हमारे पास आई आर है। फाइंड कर सकते हैं हम इसकी इक्वेशन? ऑफ कोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम बनाएं तो आई नॉट हमारे पास किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट किसके भाई इक्वल आएगा हमारे पास? आई एल का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर। यहाँ से आप पूरी इक्वेशन बनाओगे, आपकी इम्पिडेंस की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन, क्योंकि पैरेलल है तो अपॉन में आएगा आपका इम्पिडेंस, एक्स एल आ जाएगा माइनस ऑफ कोर्स स्क्वायर और 1 अपॉन रेजिस्टेटिव में हमारे पास रेजिस्टेंस कौन प्रोड्यूस करवा रहा होता है? रेजिस्टेंस करवा रहा होता है, तो आर का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नेट इम्पिडेंस है, इसका ही मुझे tan phi फाइंड करना है। तो tan phi किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। तो फाई इक्वल्स किसके फाई इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास है, एक मिनट, 1 अपॉन एक्सएल है, तो ये 1 अपॉन एक्सएल आ गया, अपॉन 1 अपॉन आर है बेस हमारे पास। तो इसको मैं अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में करवाऊँ तो फाई इक्वल्स tan इनवर्स 1 अपॉन एक्सएल इंटू आर, ये हमारे पास एंगल आ गया। और हमारे पास आर एल में कौन लीड कर रहा होता है? आर एल में हमारे पास लीड कर रहा होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज लीड करेगा विथ वॉट? वोल्टेज लीड करेगा विथ 1 अपॉन एक्स एल आर एंगल से। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर एल सी, मतलब तीनों को साथ में मिला दो। तीनों को अब हम साथ में मिलाएंगे, तीनों को अब हम साथ में मिलाएंगे। किसको किसको भाई? आर एल सी कॉम्बिनेशन या सर्किट इन वॉट भाई? इन पैरेलल। पैरेलल की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि सीरीज़ में तो हम बात करके आए हैं। तो पैरेलल में अब मुझे इसको सबको साथ में मिलाना है। तो अब मुझे इन तीनों सर्किट्स को साथ में मिलाना है पैरेलली। तो आए इनकी सर्किट डायग्राम पहले तो फाइंड कर लेते हैं। एसी से सोर्स से कनेक्ट करेंगे पैरेलली। पहले मैं इसमें कैपेसिटर बना लेती हूँ। ये मेरे पास आ गया कैपेसिटर, पैरेलल कनेक्ट करवाना है। ये मेरे पास आ गया इंडक्टर, ये मेरे पास आ गया लोड रेजिस्टर। तो तीनों को एक साथ हमने जोड़ दिया है, ठीक है, तीनों को एक साथ हमने जोड़ दिया है। यहाँ से हीट एनर्जी डिसिपेट होगी। ये हमारे पास आ गई सर्किट डायग्राम ऑफ आर एल सी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं इनकी फेज़र डायग्राम पहले तो अलग अलग करके देखूँगी। तो आर के लिए हमें पता है दोनों के लिए इन फेज़ होता है, आई आर और वी आर इन फेज़ होता है, मतलब कोई एक दूसरे को लीड या लैग नहीं करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास कैपेसिटर का केस आ जाता है। कैपेसिटर में हमारे पास कौन लीड कर रहा होता है? करंट लीड कर रहा होता है विथ 90 डिग्री। तो आई सी मतलब करंट ऑफ द कैपेसिटर, वी सी लैग करेगा मतलब वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर विथ 90 डिग्री। फिर हमारे पास लास्ट इंडक्टर में हमारे पास कौन लीड कर रहा होता है? इंडक्टर में हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहा होता है। वोल्टेज लीड्स विथ वोल्टेज ऑफ एल मतलब इंडक्टर, और करंट ऑफ एल मतलब करंट ऑफ इंडक्टर लैग्स बाय 90 डिग्री। तो ये मेरे पास एक तो इंडिविजुअल डायग्राम्स आ गई। अब मुझे इसकी कंबाइंड फेज़र डायग्राम बनानी है। व्हाट आई नीड टू मेक इज़ नाउ कंबाइंड फेज़र डायग्राम। कंबाइंड
phasor diagram I need to make now. Combined phasor diagram of what bhai? Combined phasor diagram of RLC of course. In parallel definitely. तो पैरेलल में क्योंकि मुझे पता है वोल्टेज सेम रखने हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो अब मुझे वोल्टेज का एक सिंगल वेक्टर बनाना पड़ेगा और करंट के रिलेशन में ऑफ कोर्स। तो अब अगर मैं इसकी पैरेलल में वो फेज़र डायग्राम बना लूँ आरएलसी की, तो कैसे आएगा? देखो पहले हम आर के लिए बना लेते हैं। तो आर के लिए मुझे पता है यही हमारे पास आई आर होता है, यही हमारे पास वी आर होता है, कोई चेंज नहीं कर रहा होता, ठीक है। फिर हमें पता है इंडक्टर के केस में क्या होता है, आई लैग कर रहा होता है, मतलब आई एल लैग कर रहा होता है, और लीड कौन कर रहा होता है? लीड हमारे पास कर रहा होता है वी एल, मतलब वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे बनाना है अब कैपेसिटर का। कैपेसिटर का ये हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा, एक में वोल्टेज सेम रखना है, तो यहाँ पर हमारे पास वी एल आ जाएगा, सॉरी, और इसका करंट जो होगा वो नीचे चला जाएगा, आई एल। करंट इसका ऊपर आई एल, सॉरी, ऊपर जाएगा क्योंकि करंट लीड कर रहा होता है ना इंडक्टर केस, तो आई एल। अब मुझे कैपेसिटर का बनाना है, तो ये हमारे पास आ गया वी सी, और इसका आई सी नीचे चला जाएगा कंपोनेंट, तो ये हमारे पास आई सी आ गया। तो ये हम पहले फर्स्ट केस पढ़ लेते हैं, व्हेन वी हैव व्हाट, दिस इज़ द फर्स्ट केस। इसी तरह जैसे हमने आरएलसी सीरीज़ में 2 केसेस पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम 2 केसेस पढ़ेंगे। थर्ड केस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वाला होता है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस में हम बोल देते हैं कि जो आई एल है, मतलब करंट ऑफ द इंडक्टर इज़ ग्रेटर देन करंट ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो भाई अब मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले तो इसको पैरेलल शिफ्ट करवाऊँगी, फर्स्ट वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड बना दिया। यहाँ पर भी ऐसे ही सिंपल काम करना है, ये आ गई, ठीक है। अब भाई ये मेरे पास क्या आ गया, आई सी आ गया, तो ये मेरे पास टोटल क्या हो गया, आई एल माइनस आई सी हो गया, ठीक है। मुझे इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वाले के टेल से टेल और लास्ट वाले के हेड से हेड, तो ये मेरे पास आ गया आई नॉट। रिलेशन किसके बीच में बनाना है, करंट के बीच में, सिंस वोल्टेजेस आर सेम इन द सीरीज़। तो इसमें हम क्या रिलेशन बनाएंगे, ऑफ कोर्स, तो हमारे पास यहाँ पर वी सॉरी नहीं, आई नॉट किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, आई एल माइनस आई सी है, तो ये आ गया हमारे पास आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस करंट ऑफ द रेजिस्टर का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई करंट के लिए। लेकिन अब मुझे इम्पिडेंस फाइंड करना है, तो इम्पिडेंस में ऑफ कोर्स 1 में वैल्यू आएगी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 आई एल, मतलब इंडक्टर में कौन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करवाता है, एक्स एल करवाता है, माइनस, और इन कैपेसिटर में एक्स ही करवाता है, होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और प्लस का रेजिस्टर में कौन करवाता है, आर करवाता है, तो स्क्वायर। तो ये हमारे पास इम्पिडेंस की इक्वेशन आ गई। यहाँ पर ही अगर मैं 10 फाइंड करूँ, 10 किसके इक्वल आएगा, मेरे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 1 एक्स एल माइनस एक्स सी है, ठीक है। उसके बाद 1/r, तो इसको मैं अगर सही तरह नमूने में लिख लूँ तो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 एक्स एल माइनस एक्स सी मल्टीप्लाई बाय आर, ऑफ कोर्स उसको पलटी करवा के लिखेंगे, तो हमारे पास ये हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। अब हम इसका दूसरा केस पढ़ लें। पहले हमने करंट ऑफ इंडक्टर ज़्यादा लिया है एज़ कम्पेयर टू करंट ऑफ कैपेसिटर। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें हम करंट ऑफ कैपेसिटर ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू करंट ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो अब पहले मैं दोबारा इसकी अगर वो बनाऊँ, तो अब ज़्यादा फेज़र डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही हम अपना फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो आई नॉट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आई नॉट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट, पहले हमारे पास आई एल माइनस आई सी था, मतलब बड़े में से छोटा, अभी बड़ा कौन है, आई सी है, तो आई सी माइनस आई एल हो जाएगा, आई एल
होल स्क्वायर और प्लस आई आर का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, सब कुछ ड्राइव ही हो जाएगा। और इम्पिडेंस फाइंड करना है, तो इम्पिडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन कैपेसिटर में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करवाता है XC माइनस इंडक्टर में करवाता है XL होल स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन रेजिस्टेटिव सर्किट में करवाता है R। तो ये हमारे पास आ गया इम्पिडेंस की इक्वेशन। यहाँ से ही मैं अगर 10 फाई फाइंड करूँ तो फाई हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अब डायरेक्ट होगा 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 अपॉन XC माइनस XL को मल्टीप्लाई करवा देंगे R के साथ। ये हमारे पास हो गया फाई। अब ये तो हमने 2 केसेस पढ़े हैं, क्या थर्ड केस भी हम बना सकते हैं जहाँ पर IL और IC को बराबर कर दें भाई, IC को बराबर कर दें IL के। तो ऑफकोर्स जब आप IL माइनस IC करो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, या आप IL माइनस IC करो, दोनों बराबर आएंगे। और भाई दोनों क्योंकि बराबर है, अगर 5 इक्वल टू 5 है तो 5 माइनस 5 करूँगी 0 आएगा, तो ये सारे 0 के इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी इम्पिडेंस की इक्वेशन बनाऊँ, या हमारे पास पहले वो करंट की इक्वेशन बना लूँ, तो I नॉट इज़ इक्वल टू अंडर रूट में, ये तो हमारे पास पूरा 0 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन R 1 अपॉन सॉरी, या मैं इसको R का स्क्वायर बोल दूँ, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप इम्पिडेंस भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ये हमारे पास रेजिस्टर में कौन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करवाता है, R करवाता है, तो अब ये कैंसिल हो गया। इम्पिडेंस हमारे पास इसकी इक्वल आ गई 1 अपॉन R के इक्वल आ गई, ठीक है, 1 अपॉन R के इक्वल आ गई। तो इस वाले केस को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो देख लो, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमारे पास कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कुछ भी नहीं है, जिसको हम FR से हम डिनोट करवाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास एक ऐसा केस है जिसके पास आपके पास XL इक्वल आ जाए XC के, तो आपके पास है ना मिनिमम बिल्कुल लो, आप बोल सकते हो लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, लो फ्रिक्वेंसी, या आप बोल सकते हो लो इम्पिडेंस। इम्पिडेंस लो आएगी ना, इम्पिडेंस लो आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास थी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब मैं अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बनाऊँ तो मेरे पास आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है, क्योंकि FR हमें बराबर है, किसके बराबर है, XL इज़ इक्वल टू XC के बराबर है। तो मुझे बताएं XL किसके बराबर था, 2 पाई FL के बराबर था, 2 पाई FL। क्योंकि अब यहाँ पर हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी की जगह आप FR लिख लो, विच इज़ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, बराबर किसके, FC के बराबर है। तो 1 अपॉन 2 पाई FC, 2 पाई मतलब FRC आ गया रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। मुझे आप FR के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो FR वहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आ गया FR का होल स्क्वायर 1 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। F तो वहाँ पर चला गया, और ये LC आ गया, ये पाई है, आई एम सॉरी अगर कुछ और लग रहा हो, ठीक है। अब भाई मुझे सिर्फ FR चाहिए, FR का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो अंडर रूट ले लेंगे 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर LC। जब हम इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो मुझे पता है 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 4 को बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, पाई स्क्वायर स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो सिर्फ पाई आ गया, और LC हमारे पास अंडर रूट में ही रह गया। तो ये हमारे पास आ गया FR का फॉर्मूला 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। यहाँ पर हमारे पास सर्किट की ओवरऑल इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा मिनिमम होगी, और अगर इम्पिडेंस मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम है, इम्पिडेंस मतलब Z मिनिमम है, तो भाई इम्पिडेंस मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम है, तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा, ऑफ कोर्स। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में हमारे पास करंट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में करंट मैक्सिमम और इम्पिडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम इम्पिडेंस मिनिमम, क्योंकि XC XL बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के साथ। हमने सब कुछ ही अपना पढ़ा है, वी हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग नाउ, वी हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग।
तो अब जो हमारे पास लास्ट लेक्चर बनेगा इस चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट का, वो हमारे पास हम एमसीक्यूज़ कर रहे होंगे, और जो बेसिक छोटे छोटे एमसीक्यूज़ बनते हैं, क्वेश्चंस वगैरह, हम वो कर रहे होते हैं. दिस वाज ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.